Hello everyone, I am Nishchay Kohli and you are watching EduConnection. So today we would be starting with the first chapter of psychology of class 11th, and the name of this chapter is What is Psychology? I would be covering each chapter in parts because you must be knowing that every chapter in the book is covering around 20 pages, which is like too long, and covering 20 pages in this video will make this video quite monotonous and lengthy. So in order to avoid that and in order to explain each concept in detail, I would be covering each chapter in parts. Let's start. So let's first have an overview of the chapter before starting it. तो इसमें मोस्टली मैंने आपको बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में, जिसमें मैंने सिलेबस इंट्रोड्यूस किया था कि साइकोलॉजी एक्चुअल में क्या है, और व्हाट इज साइकोलॉजी में हम यही सब पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं। आपको एक इंट्रोडक्शन मिलेगा इस चैप्टर, इस फील्ड का, इस साइकोलॉजी नाम के सब्जेक्ट का आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो और इसमें आपको साइकोलॉजी के बारे में बताया जाएगा कि क्या वो एक साइंस है या सोशल साइंस है, और कैसे ये सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ और ये इंडिया में कैसे डेवलप हुआ। और इसके साथ साथ इसमें आपको कॉमन ओपिनियंस बताई जाएंगी इस सब्जेक्ट के बारे में। लास्टली हम इस सब्जेक्ट में कुछ बाकी सब्जेक्ट्स का क्या रिलेशन है इसके, जैसे कि मेडिसिन, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, जोग्राफी, इन सब के साथ इन साइकोलॉजी के क्या रिलेशंस हैं। और इसमें फिर हम वर्क भी पढ़ेंगे साइकोलॉजिस्ट का कि साइकोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं और हमारे डे टू डे लाइफ में साइकोलॉजी का क्या रोल है। तो इस वीडियो में मैं ये सारे टॉपिक्स कवर करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में क्या कवर किया जाएगा। लेट्स स्टार्ट। तो किसी भी सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है, इट इज़ वेरी हार्ड, क्योंकि उसके दो रीज़न्स है। फर्स्ट कि वो कंटिन्यूसली इवॉल्व होता है, जैसे ह्यूमंस इवॉल्व होते हैं वैसे भी सब्जेक्ट्स भी इवॉल्व होते हैं, उनमें चेंजेस आते रहते हैं। सेकेंड रीज़न है कि जो रेंज है, जो भी चीज़ वो कवर कर रहा है, जो भी चीज़ वो स्टडी करता है, वो कोई एक डेफिनेशन से हम कैप्चर नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज एक सब्जेक्ट बार बार मतलब वो कंटिन्यूसली इवॉल्व होता है, इसी वजह से जिस भी चीज़ को वो स्टडी कर रहा है वो चीज़ भी चेंज होती रहती है, और इसी वजह से हम उसे एक डेफिनेशन में कैप्चर नहीं कर सकते। दिस इज़ वाई साइकोलॉजी की कोई एक कंक्रीट डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। तो साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से बना है। जो ग्रीक लैंग्वेज है उसके दो वर्ड्स हैं, साइकी एंड लोगस। तो साइकी का मतलब होता है सोल और लोगस का मतलब होता है साइंस और स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी कि साइकोलॉजी बन गया एक ऐसा साइंस जिसमें सोल पढ़ा जाता है। तो साइकोलॉजी बिकेम अ साइंस विच स्टडीज सोल। बट ये डेफिनेशन अब बहुत पुरानी हो चुकी है, और साइकोलॉजी इस डेफिनेशन को छोड़ के अब एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बन चुका है, एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बन चुका है, जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर और उनके एक्सपीरियंसेस को साइंटिफिकली पढ़ते हैं। तो साइकोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो वो इस पॉइंट में लिखी है, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। तो साइकोलॉजी इज़ फॉर्मली अ साइंस विच स्टडीज़ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो आपने देखा इस डेफिनेशन में तीन चीज़ें आई, मेंटल प्रोसेसेस, देन एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। तो साइकोलॉजी इन्हीं तीन चीज़ों को स्टडी करता है और कोई चीज़ को वो स्टडी नहीं करता। एक मिसकंसेप्शन आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं कि वो माइंड रीडिंग करता है, वो ये करता है, वो करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम बिहेवियर को, एक्सपीरियंसेस को और मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में। उसके साथ साथ उसके मेथड्स भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि मेथड्स क्या होते हैं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए ये देखना होता है कि वो क्या पढ़ता है और उसके साथ साथ उसके मेथड्स कि वो क्या मेथड्स को यूज़ करता है। तो साइकोलॉजी में बायोलॉजिकल एज वेल एज सोशल साइंसेज के मेथड्स को यूज़ किया जाता है। तो बायोलॉजिकल साइंसेज जैसे कि ये जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, तो डॉक्टर्स क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्रेन के लिए वो ईईजी करते हैं, देन एफएमआरआई, ये सब आपने टेस्ट के नाम सुने होंगे, तो हम यहाँ पे वो भी यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ सोशल साइंसेज में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि इंटरव्यू, केस स्टडी एक्सेट्रा, ये सारे मेथड्स को हम यूज़ करते हैं डेटा ऑब्टेन करने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए, ताकि अपनी नॉलेज बढ़ा पाए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा पाए। तो अब हम इन तीनों
चीज़ों को, तीनों टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स मूव ऑन. तो फर्स्ट इज़ मेंटल प्रोसेसेस. तो मेंटल प्रोसेसेस क्या होती हैं? जब भी हम कुछ करते हैं, कोई चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी हम लर्निंग करते हैं या कुछ याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारी कोई ना कोई मेंटल प्रोसेस काम कर रही होती है. अब मेंटल प्रोसेसेस दे आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल. हम उन्हें ईजिली ऑब्जर्व नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन हम उन्हें देख सकते हैं अपनी ब्रेन एक्टिविटी में. तो ब्रेन एक्टिविटी में कैसे देख सकते हैं? मैंने अभी अभी आपको बताया कि ब्रेन इमेजिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं. fMRI, EEG, ये सारे जो टेस्ट हैं, इसके थ्रू हम ब्रेन को देख सकते हैं कि ब्रेन में क्या चल रहा है. तो जब भी हम कुछ सोचते हैं, कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उस टाइम पे हमारी कोई ना कोई ब्रेन एक्टिविटी में चेंज आता है किसी मेंटल प्रोसेस की वजह से. तो उसको देखने के लिए हम इन टेस्ट का यूज़ करते हैं जो मैंने बताया आपको. लेकिन वन थिंग which I should clear is mental processes and brain activities, they are not identical, they are not the same thing, they are different thing. Brain activity and mental processes, they are very different. जस्ट यहाँ पे ये चीज़ मैंने इसलिए बताई क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाती है. मेंटल प्रोसेसेस डिफरेंट है, ब्रेन एक्टिविटीज़ डिफरेंट है. मेंटल प्रोसेसेस सिर्फ रिफ्लेक्ट होती है ब्रेन एक्टिविटीज़ में, लेकिन हम उन्हें ये नहीं बोल सकते कि ब्रेन एक्टिविटी ही मेंटल प्रोसेस होती है. तो दे आर डिफरेंट. न्यूरल एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिविटी, ये दोनों सेम ही चीज़, मतलब ब्रेन और न्यूरल एक्टिविटीज़ तो सेम ही है, बट मेंटल प्रोसेसेस एंड ब्रेन एक्टिविटी और न्यूरल एक्टिविटी ये डिफरेंट चीज़ें हैं. ओके, दे आर ओवरलैपिंग बट दे आर डिफरेंट. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, माइंड. तो आपने ये वर्ड सुना होगा, और आपने ये वर्ड बहुत बार हम ब्रेन के साथ यूज़ भी कर लेते हैं कि ब्रेन एंड माइंड आर द सेम थिंग, बट दे आर ऑल्सो डिफरेंट. ओके, तो हाउ दे आर डिफरेंट? माइंड डज नॉट हैव अ फिजिकल स्ट्रक्चर और अ लोकेशन. माइंड की कोई लोकेशन या कोई भी एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है. हमें पता है हमारा ब्रेन का है, बट वी डू नॉट नो वेयर इज़ आर माइंड. तो इसलिए माइंड को यहाँ पे बताया गया कि माइंड एंड ब्रेन, हाउ आर दे डिफरेंट. माइंड जो होता है हमारा, वो हमारे जब भी हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे इंटरेक्शंस होते हैं इस वर्ल्ड में, तब वो इवॉल्व होता है, एमर्ज होता है जब भी हम इन एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करते हैं एक सिस्टम की फॉर्म में. तो तब हमारा ये माइंड जो है ये रिस्पॉन्सिबल बन जाता है अलग अलग मेंटल प्रोसेसेस की अकरेंस के लिए. तो माइंड हमारा तभी इवॉल्व होता है जब हमारे ये इंटरैक्शंस, ये एक्सपीरियंसेस, ये जब ऑर्गेनाइज होते हैं, एक सिस्टम बन जाता है. तो माइंड हमारा बहुत सारी ये जो मेंटल प्रोसेसेस मैंने ऊपर बताई, ये उनकी अकरेंस में ये रिस्पॉन्सिबल होता है. तो इसीलिए हम ब्रेन एक्टिविटी को यूज़ करते हैं समझने के लिए कि हमारा माइंड क्या काम करता है, क्योंकि हमारे पास माइंड का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है. तो ब्रेन एक्टिविटी के थ्रू हमें कुछ हिंट्स मिलते हैं जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि मेंटल प्रोसेसेस और ये हमारा माइंड क्या है. तो मेंटल प्रोसेसेस क्या होती हैं हमारी? मेंटल प्रोसेसेस हमारी होती हैं रिमेंबरिंग, लर्निंग. आपकी 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं आगे, मोस्टली उसमें ये मेंटल प्रोसेसेस को कवर किया जाएगा. जैसे कि सेंसेशन, परसेप्शन वाला जो चैप्टर है उसमें अटेंशन और परसेप्शन की बात की जाएगी. देन मेमोरी, देन लर्निंग, देन थिंकिंग. तो ये सब आप देख सकते हैं. और इन प्रोसेसेस को हम क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि हमें देखना है कि कैसे माइंड फंक्शन कर रहा है, और हम इनको देखना चाहते हैं कि कैसे इनको इम्प्रूव कर सकें और कैसे इनको अप्लाई कर सकें. तो जैसे कि हम लर्निंग की, मेमोरी की नॉलेज को स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं. हम इस चीज़ को वहाँ अप्लाई कर सकते हैं देखने के लिए कि कब स्टूडेंट्स का जो ये मेमोरी है और जो लर्निंग की जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, ये कब सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं. तो हम उन्हें वहाँ अप्लाई कर सकते हैं. तो दैट इज़ वाई वी स्टडी मेंटल प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द माइंड वर्क्स एंड अप्लाई एंड इम्प्रूव दीज थिंग्स. ये मेंटल कैपेसिटीज़ की वर्किंग को इम्प्रूव करना, वहाँ पे अप्लाई करना इन चीज़ों को, इसके लिए हम मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं. आई होप आई एम क्लियर. नाउ मूविंग ऑन टू एक्सपीरियंसेस. तो एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव होते हैं नेचर में. हम किसी को देख के नहीं समझ सकते कि व्हाट दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ एक्सपीरियंसिंग. जो एक पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा होता है उसे ही पता होता है कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है. हमें नहीं पता होता. अगर आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आपके फ्रेंड्स को या दूसरे लोग को पता नहीं चलेगा जब तक आप उन्हें खुद नहीं बताएंगे. तो एक्सपीरियंसेस हमारी अवेयरनेस में होते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस में होते हैं. ओके, ये सिर्फ हमें पता होते हैं. तो साइकोलॉजिस्ट अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस स्टडी करते हैं. जैसे कि जो योगी है, जो मेडिटेशन करते हैं, वो अलग तरह के कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, तो उनकी एक्सपीरियंसेस को देखते हैं.
और जिन एक्सपीरियंसेस से पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं उन एक्सपीरियंसेस को देखते हैं। फिर साइकोलॉजिस्ट ने इतने सारे और एक्सपीरियंसेस पढ़े, मतलब स्टडी किए हैं जिसमें लोगों को ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनमें उनकी डेथ हो जाती है, लाइक कैंसर। तो साइकोलॉजिस्ट ने ऐसे टर्मिनली इल पेशेंट्स को के एक्सपीरियंसेस को भी स्टडी किया है। तो एक्सपीरियंसेस दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस। ओके, जो एक्सपीरियंसर है, द पर्सन हु इज़ एक्सपीरियंसिंग, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस कैसे हैं, इससे हमारा एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है जो मैंने आपकी बुक से ही लिया है, इट इज़ वेरी इजी एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो सपोज़ करो आप किसी एक बस में ट्रैवल कर रहे हो एक हॉट समर डे पे, तो तब आपको बहुत डिस्कम्फर्ट फील होगा। ओके, आप हो और बस में कुछ स्ट्रेंजर्स हैं और बस बहुत क्राउडेड है और आप जो हो एक हॉट समर डे पे ट्रैवल कर रहे हो, तो तब आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। लेकिन आप इस सारी चीज़ों को सेम रखिए, बस के जो स्ट्रेंजर्स हैं ना उनको आप अपने फ्रेंड से रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या होगा, ये डिस्कम्फर्ट, ये सारी चीज़ें फील नहीं होंगी। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, उनके साथ पिकनिक पे जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो ये डिस्कम्फर्ट, ये सब फील नहीं होगा आपको। तो दैट इज़ हाउ हमारे एक्सटर्नल कंडीशंस ने हमारे इस एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस कर दिया। तो अगर हम एक्सपीरियंस के नेचर को समझना चाहते हैं तो हमें उसके कॉम्प्लेक्स जो इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस हैं उन दोनों को ही समझना पड़ेगा, तभी हम इनका एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, बिहेवियर्स। तो बिहेवियर्स की डेफिनेशन ये रही कि बिहेवियर्स आर रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस वी मेक और एक्टिविटीज़ वी एंगेज इन। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट को खेल रहे हैं, सपोज़ फुटबॉल, तो दैट इज़ ऑल्सो अ बिहेवियर। अगर आप किसी चीज़ की तरफ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो बिहेवियर। अगर आपकी टीचर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसका आंसर दे रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो बिहेवियर। अगर आपके फ्रेंड ने आपको बुलाया और आप मुड़ के देख रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो बिहेवियर। तो बिहेवियर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट, एंड्योरिंग। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है बिहेवियर्स में वो ये रही, ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर। तो ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर में क्या डिफरेंस है? ओवर्ट बिहेवियर कैन बी आउटवर्डली सीन, मतलब हम बाहर से कोई इंसान देख सकता है, ठीक है। ओवर्ट बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर होता है जिसे बाहर से कोई इंसान ऑब्जर्व कर सकता है, लाइक मैं देख सकता हूँ कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो दैट इज़ एन ओवर्ट बिहेवियर। नाउ ऑन द अदर हैंड, कोवर्ट बिहेवियर एक इंटरनल बिहेवियर होता है और इसको हम अपनी आइज़ से ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। एक दूसरा इंसान अपनी आइज़ से उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको अंदर से आपका जो है हार्ट पाउंड कर रहा है, आपको हार्ट के पाउंडिंग की फीलिंग आ रही है, तो वो चीज़ मैं ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता या कोई और ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता, तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोवर्ट बिहेवियर। ओके, तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर। अब जैसे भी तरह का बिहेवियर हो, चाहे कोवर्ट हो, ओवर्ट हो, शॉर्ट, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, एंड्योरिंग, जैसा भी हो, वो किसी ना किसी स्टिमुलस से ट्रिगर होता है, मतलब कि कोई ना कोई स्टिमुलस रिस्पॉन्सिबल होता है। अब स्टिमुलस एक न्यू वर्ड हो सकता है आपके लिए। तो स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ओके, स्टिमुलस कैन बी एनीथिंग। जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपने आंसर दिया, तो इसमें स्टिमुलस क्या होगा? आपकी टीचर का आपसे क्वेश्चन पूछना। तो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है जो कि आपको कोई रिस्पॉन्स इलिसिट करा रहा है, ठीक है। और स्टिमुलस जो होता है वो हमारे बाहर एनवायरनमेंट भी हो सकता है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो सकता है, या फिर हमारे इंटरनल चेंजेस की वजह से भी उसको भी हम स्टिमुलस बोल सकते हैं। तो जैसे कि हम कोई टाइगर को देख के हम सोचे कि हमें भागना चाहिए, या फिर हम एक टाइगर को देख के भाग जाएं। ओके, एक केस में हम सोच रहे हैं, ओके, डिसाइड कर रहे हैं, एक केस में हम भाग ही जाते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन इसमें स्टिमुलस का रोल है। ओके, तो कुछ साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बिहेवियर को एक एसोसिएशन की तरह देखते हैं बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। दिस पर्टिकुलर थिंग वुड बी कवर्ड इन योर 6th चैप्टर 6 लर्निंग। तो हम वहीं पे उसे डिटेल में पढ़ेंगे। बट कुछ साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर को सिर्फ इसी तरह से स्टडी करते हैं, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। उनका मानना होता है कि कोई भी चीज़, अगर हम कोई भी बिहेवियर हमारा हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्टिमुलस पक्का है। ओके, और ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों तरह के हो सकते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। मतलब हमारा स्टिमुलस इंटरनल और एक्सटर्नल कोई भी हो सकता है, एंड सिमिलरली रिस्पॉन्स भी हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिस्पॉन्स हमारा बाहर ही दिखे हमें, वो इंटरनल भी हो सकता है, लाइक कोवर्ट। ओके,
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। तो इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, मतलब मेनली सब्जेक्ट में क्या फोकस क्या है क्या नहीं है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो सारे अपने एक जो भी चीज़ वो पढ़ते हैं, जो भी चीज़ वो एक्सपीरियंस करते हैं, उसको वो डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन करते हैं, अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करते हैं और उसमें बायसेस को रिड्यूस करते हैं कि उनकी जो भी एक्सप्लेनेशन है या जो भी वो चीज़ बताना चाह रहे हैं उसमें बायसेस ना हो, उसमें एरर्स ना हो। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट अपने एनालिसिस को साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, उसे वो एक साइंटिफिक तरह से बताते हैं, और कुछ साइकोलॉजिस्ट वो उसे एक्सपीरियंसिंग पर्सन के अकॉर्डिंग बताते हैं कि जो एक्सपीरियंसिंग पर्सन है, जिसकी उन्होंने एक्सपीरियंस को स्टडी किया है, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। तो इसमें थोड़ा सा बायस आ सकता है क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंसिंग पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उस दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से है, तो इसमें थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी आ जाती है। तो इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस हम यूज़ करते हैं। अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को हम रिफ़्लेक्ट करते हैं कि हमारा ये एक्सपीरियंस कैसा था। हम बहुत बार करते हैं ऐसा, ठीक है, कि आपने भी देखा होगा, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि हम बहुत बार अपने एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को एनालाइज करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं उस पर कि हमने ऐसा क्यों किया या हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, जो कि एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की एक बहुत अच्छा सोर्स है। और इसको इंडियन ट्रेडिशन में हम बहुत यूज़ करते हैं। हमारा जो पुराने आप बुक्स उठा लीजिए, ये सब उठा लीजिए, जो भी हमारे ये होते हैं जिनको हम शास्त्र कहते हैं, उनको उठा लीजिए, तो उनमें भी आपको ये बहुत सारे एग्जांपल्स दिख जाएंगे। और इसको अब वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट भी यूज़ करने लगे हैं। लेकिन जिस भी तरह से साइकोलॉजिस्ट किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं, वो उनका जो एक मेन जो मोटिव होता है उसके पीछे का, वो ये होता है कि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और एक्सप्लेन करें सिस्टमैटिक और वेरीफाइबल मैनर में। मतलब कि भले ही वो एक साइंटिफिक मैनर में चले जो हमने यहाँ पढ़ा, या भले ही वो एक सब्जेक्टिव मैनर में चले जो हमने यहाँ पढ़ा, उनका मोटिव यही होता है कि वो किसी भी चीज़ को एक सिस्टमैटिक और वेरीफाइबल मैनर में, मतलब कि मैं भी उसे वेरीफाई कर पाऊँ। अगर मैंने किसी और की एक्सप्लेनेशन को पढ़ा, मैंने किसी और साइकोलॉजिस्ट की एक्सप्लेनेशन को पढ़ा, तो मैं उसे खुद से ट्राई कर सकता हूँ, मैं उसे खुद से ट्राई करके वेरीफाई कर सकता हूँ। तो वो हर चीज़ को एक वेरीफाइबल मैनर में और सिस्टमैटिक मैनर में बताते हैं। तो साइकोलॉजी की अगर हम स्टार्टिंग देखें तो साइकोलॉजी एक बहुत पुराना नॉलेज, बहुत पुरानी है। मतलब अगर हम नॉलेज कंसिडर करें तो नॉलेज तो एक ग्रीक एरा से चल रही है। जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे उस टाइम पे वो साइकोलॉजिकल नॉलेज को यूज़ करते थे। लेकिन अगर हम उसे साइंस के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि वो एक फॉर्मल सब्जेक्ट कब बना, तो वो फॉर्मल सब्जेक्ट 1879 में बना था। लीप्जिग सिटी है जर्मनी में, तब बना था। तो इधर फर्स्ट लेबॉरेटरी बनी थी साइकोलॉजी की। ये हम आगे भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी में। तो फर्स्ट जब ये जो एक इसकी फॉर्मल स्टार्टिंग थी इस साइकोलॉजी सब्जेक्ट की, वो 1879 में थी लीप्जिग जर्मनी में, जब पहली साइकोलॉजी की लेबॉरेटरी एस्टैब्लिश की गई थी। तो साइकोलॉजी सोशल साइंस भी समझा जाता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में इसे साइंस भी समझा जाता है। इंडिया में भी इसे कहीं कहीं साइंस समझा जाता है, जैसे कि यूजी अंडर ग्रेजुएशन और पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में डिग्रीज़ बीएससी की और एमएससी की दी जाती हैं। ये थोड़ा हायर आपका हो गया, हायर लेवल। जो भी आप ग्रेजुएशन करोगे या पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो कुछ कंट्रीज़ इसको सोशल साइंस मानती हैं, मतलब आर्ट्स का सब्जेक्ट मानती हैं। तो इसीलिए इसमें बहुत बार बीए दी जाती है, बीए की डिग्री आपने सुना होगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में और इवन इंडिया में भी इसको बहुत सारी जगहों पे, मतलब कुछ जगहों पे तो नहीं माना जाता, लेकिन कुछ जगहों पे इसे साइंस माना जाता है। तो इसलिए वहाँ पे बीएससी इन साइकोलॉजी दी जाती है या फिर एमएससी इन साइकोलॉजी दी जाती है, बैचलर इन साइंसेस या मास्टर इन साइंसेस इन साइकोलॉजी। तो ये डिफरेंस आता है। अब साइकोलॉजी में दो ऐसी चीज़ें, दो मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि साइकोलॉजी का जिनसे बहुत ज़्यादा एक डीप रिलेशनशिप है। वो है न्यूरो साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। आप यहाँ देख सकते हैं न्यूरो साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये क्यों है? क्योंकि न्यूरो साइंस में हम इसको इस साइकोलॉजी से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि हम ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स जो मैंने बताई आपको, एफएमआरआई, ईईजी, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, वो हम न्यूरो साइंस से बोरो करते हैं ताकि हम ब्रेन की प्रोसेसेस को रियल टाइम में समझ सकें। जब कोई, अगर हमें ब्रेन की प्रोसेस को समझना है
तो ब्रेन की प्रोसेस को देखने के लिए हम बहुत बार उसी टाइम पे देखना चाहते हैं कि इस टाइम पे पर्टिकुलर ब्रेन प्रोसेस कैसे चल रही है। तो ये हमारी ब्रेन प्रोसेस को रियल टाइम में स्टडी करने के लिए हम ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। सॉरी फॉर द मेस, ये आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। नाउ कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस में हम आजकल आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अब तो सब्जेक्ट भी शुरू हो गए स्कूल्स में। और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन समझने के लिए हमें कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक जगह पे कन्वर्ज होते हैं समझने के लिए। तो साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, इसके दो पैरेलल स्ट्रीम्स हैं। दो पैरेलल स्ट्रीम्स कैसे? एक तो है जो कि फिज़िकल और बायोलॉजिकल साइंसेस के मेथड्स को यूज़ करता है। ओके, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी कि हम बायोलॉजिकल और फिज़िकल साइंसेस के मतलब मेथड्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि ये मैंने बताया, बायोलॉजिकल साइंस fMRI, EEG, इन सबको यूज़ करते हैं। और दूसरी स्ट्रीम जो हमने बोली, वो दूसरी स्ट्रीम कौन सी है? जिसमें हम मेथड्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल साइंसेस को यूज़ करते हैं। ये जो जोग्राफी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हो गए, इन सारे सब्जेक्ट्स के हम मेथड्स को यूज़ करते हैं बहुत बारी अपने अंडरस्टैंडिंग गेन करने के लिए, किसी भी फिनोमेना की, साइकोलॉजिकल फिनोमेना की, सोशल फिनोमेना की अंडरस्टैंडिंग को गेन करने के लिए। तो इंटरव्यू हो गया, केस स्टडी हो गया, वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बहुत बारी। तो इनको हम सोशल और कल्चरल साइंसेस के मेथड्स बोलते हैं। तो इसीलिए साइकोलॉजी की दो पैरेलल स्ट्रीम समझे जाते हैं। आई होप आई एम क्लियर। नाउ साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी को हम साइंस क्यों मानते हैं। मैंने अभी बताया ना कि साइकोलॉजी एज अ साइंस कंसिडर की जाती है, तो क्यों करी जाती है। तो साइकोलॉजी को हम साइंस इसीलिए समझते हैं क्योंकि वो डेवलप इसीलिए हुई है क्योंकि हमने उसमें साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करे हैं साइकोलॉजिकल फिनोमेना को पढ़ने के लिए। और साइंस में आती है ऑब्जेक्टिविटी। अब ये वर्ड हमने पहले भी आई थिंक पढ़ा है इसी चैप्टर में। तो ऑब्जेक्टिविटी को मैं क्लियर करता हूँ। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि अगर जैसे स्केल होता है आपके पास, है ना, तो स्केल से अगर आप किसी चीज़ की लेंथ को मेजर करो, या कोई टेबल है आपके घर में तो टेबल की लेंथ को मेजर करो, और फिर उसी स्केल के थ्रू आपका फ्रेंड भी आपके उसी टेबल की लेंथ को मेजर करता है, तो आपका रिजल्ट सेम आएगा, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि वो चीज़ ऑब्जेक्टिव है, वो स्केल जो आपने यूज़ किया दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिविटी होती है। तो साइकोलॉजिस्ट ये चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी आए। तो साइकोलॉजी जो है वो डेस्कार्ट्स से बहुत इन्फ्लुएंस हुई थी। डेस्कार्ट्स एक फ़िलोसोफर था, उससे ये इन्फ्लुएंस हुई थी। और फिर फिज़िक्स में जो डेवलपमेंट्स हुई उससे ये डेवलप हुई साइकोलॉजी। तो इसमें आता है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल का क्या मतलब है कि साइंटिफिक एडवांसमेंट तभी होती है जब एक थ्योरी बनी हो। ओके, मतलब कि कोई भी कॉन्सेप्ट तभी फॉर्म होता है जब उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी बनी हो। ओके, तो जैसे कि बिग बैंग थ्योरी बनी हुई है ये समझाने के लिए कि यूनिवर्स कैसे आया। तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल के अकॉर्डिंग यही होता है। अब आता है थ्योरी। थ्योरी एक्चुअल में क्या होती है? थ्योरी एक ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके बारे में हम जो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को बता रही है, जो किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रही है, जिसके अंदर कुछ प्रोपोजिशन है, कुछ चीज़ों को बताया जा रहा है, कुछ चीज़ों को प्रिडिक्ट किया जा रहा है। तो थ्योरी एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है। तो एक थ्योरी के बेसिस पे साइंटिस्ट क्या करते हैं? हाइपोथेसिस बताते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है? ये वर्ड भी आपके लिए न्यू होगा। हाइपोथेसिस मतलब कि किसी भी चीज़ का एक टेंटेटिव आंसर, एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। ओके, जैसे कि मैं एक थ्योरी के बेसिस पे बोल सकता हूँ कि ज़्यादा टीवी देखने से आइज़ वीक होती हैं। ओके, तो दिस इज़ अ हाइपोथेसिस, मतलब कि मैंने अभी कुछ टेस्ट नहीं किया है, मैंने कुछ प्रूव नहीं किया, मैंने कोई स्टडी कंडक्ट नहीं करी, लेकिन मैं पुरानी थ्योरी के बेसिस पे मैं एक हाइपोथेसिस बता रहा हूँ। ओके, कि ज़्यादा टीवी देखने से आइज़ वीक होती हैं। तो ये हमारा हाइपोथेसिस हो गया, एक टेंटेटिव आंसर हो गया, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, मतलब कि हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, एम्पेरिकल डेटा। ओके, ऑब्जर्वेबल डेटा को हम कलेक्ट करते हैं ये देखने के लिए कि क्या ये हाइपोथेसिस सही है या गलत है। तो अगर हाइपोथेसिस सही है तो थ्योरी सही है। लेकिन अगर हाइपोथेसिस गलत आता है, फॉल्स आता है, अगर मेरे इस स्टडी के थ्रू पता चलता है कि नहीं, ज़्यादा टीवी देखने से आइज़ वीक नहीं होती हैं, तो इसका ये मतलब है कि हमें थ्योरी को रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो थ्योरी फिर रिवाइज़ की जाती है। ओके, अगर हाइपोथेसिस का जो टेस्ट करने का रिजल्ट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। ओके,
तो इस अप्रोच को साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं थ्योरीज़ बनाने के लिए, लर्निंग में, साइंस लर्निंग में, मेमोरी में, इमोशन वगैरह में, ये सब में यूज़ करते हैं। और एवोल्यूशनरी अप्रोच को भी यूज़ किया जाता है इसमें। एवोल्यूशनरी अप्रोच जो आपने एवोल्यूशन पढ़ा होगा, नेचुरल सिलेक्शन, वो सब एवोल्यूशनरी अप्रोच का भी इधर साइकोलॉजी में यूज़ किया जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। अब हमने अभी पढ़ा कि कुछ जगहों पे इसको आर्ट्स का सब्जेक्ट भी समझा जाता है, इसे आर्ट्स माना जाता है, साइकोलॉजी को एक सोशल साइंस माना जाता है। तो वो भी हम पढ़ते हैं कि क्यों माना जाता है। तो साइकोलॉजी को एक सोशल साइंस इसलिए माना जाता है क्योंकि ये बिहेवियर को स्टडी करती है उनके सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। मतलब कि कैसा उनका एक ह्यूमन का एक सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कैसा है, एक इंडिविजुअल कैसी सोसाइटी में रहता है, उसके कैसे सोशल फैक्टर्स हैं, कैसे कल्चरल फैक्टर्स हैं। जैसे कि एक मतलब एक इंडियन एक स्टूडेंट जो है वो एक अमेरिकन स्टूडेंट से कैसे डिफरेंट होगा, क्योंकि उसके सोशो और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। यहाँ पे उसको कुछ वैल्यूज़ दी जाती हैं जो उधर की वैल्यूज़ से डिफरेंट होती हैं। तो इसीलिए इसको सोशल साइंस बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हैं। और ह्यूमंस ना सिर्फ इन्फ्लुएंस होते हैं सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से, उसके साथ साथ वो उन्हें क्रिएट भी करते हैं। तो साइकोलॉजी एक सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट इसीलिए माना जाता है क्योंकि वो ह्यूमंस को एज अ सोशल बीइंग समझता है, वो ह्यूमन बीइंग को एज अ सोशल बीइंग भी समझता है कि ह्यूमंस एक सोसाइटी में रहते हैं, उसका एक एक्टिव पार्ट है। ओके, तो इसीलिए इसको सोशल साइंस भी माना जाता है। और साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर से डील करती है, एक्सपीरियंस से डील करती है, उनके सोसाइटी और कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में उन्हें समझती है। ये जो भी ह्यूमन बिहेवियर है, ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये उन्हें उनके सोसाइटी और कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में समझती है। तो इसीलिए साइकोलॉजी को हम एक सोशल साइंस भी बहुत बार बोलते हैं, क्योंकि उसका फोकस इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ में होता है और उनके बीच के रिलेशनशिप का, कि ये कैसे सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से और फिजिकल एनवायरनमेंट से कैसे रिलेटेड है। सो दैट इज़ वाई वी कंसिडर साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस समटाइम्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। तो ये टॉपिक थोड़ा हमने पहले भी कवर किया था कि माइंड का क्या रोल है, और अब इसमें हम पढ़ेंगे कि माइंड का बिहेवियर पे क्या इन्फ्लुएंस होता है। तो पहले माइंड जो है ना वो साइकोलॉजी में इतना नहीं था, माइंड को हम पहले नहीं पढ़ते थे इतना। लेकिन उसके बाद कुछ न्यूरो साइंटिस्ट थे जैसे कि स्पेरी, और फिजिसिस्ट थे जैसे कि पेनरोज, तो उन्होंने माइंड को काफ़ी अकोमोडेट किया साइकोलॉजी में। और ऐसा बोलते हैं कि माइंड जो है, मतलब ऐसा प्रूव भी किया गया कि माइंड को हम बिना ब्रेन के नहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकता माइंड। लेकिन माइंड एक सेपरेट चीज़ है, वो ब्रेन के बिना तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी माइंड एक ब्रेन से सेपरेट एंटिटी है। और बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस हुए हैं, बहुत सारे एविडेंसेस हमें मिले हैं जिसके थ्रू हमें पता चला है। तो पहले ऐसा माना जाता था कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड द बॉडी, मतलब हमारा माइंड एक सेपरेट चीज़ है, बॉडी का इससे कोई लिंक नहीं है। लेकिन अब रिसेंट स्टडीज़ बताती हैं कि ऐसा नहीं है। अफेक्टिव न्यूरोसाइंस ने बताया है कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप, ओके, माइंड एंड बिहेवियर के बीच में हमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। तो वो कैसे है, इसके भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसके थ्रू पता चला है। जैसे कि ऑर्निश ने बताया, ऑर्निश एक था साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि ऑर्निश ने रिसर्च करके बताया कि उसके पेशेंट्स को जिनकी ब्लॉक्ड आर्टरीज थी, ओके, जो आर्टरीज होती हैं, तो जिनकी ब्लॉक्ड आर्टरीज थी उनको विजुअलाइज कराया गया कि ब्लड जो है ना वो उनकी ब्लॉक्ड आर्टरीज से फ्लो कर रहा है। जो भी आर्टरीज उनकी ब्लॉक्ड है उनको ऐसा विजुअलाइज कराया गया कि आपकी आर्टरीज से ब्लड फ्लो कर रहा है, जो आर्टरीज आपकी ब्लॉक हो चुकी हैं उन आर्टरीज से आपका ब्लड फ्लो कर रहा है, ऐसा उन्हें विजुअलाइज कराया गया। और जब ये बार बार ऐसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको प्रैक्टिस किया गया, तो ऐसा एक्चुअल में देखा गया कि उनकी जो ब्लॉकेज है वो बहुत कम हो गई। जो उनकी ब्लॉक्ड आर्टरीज थी उसमें ब्लॉकेज काफ़ी कम हो गई और उनको काफ़ी रिलीफ मिला। तो इसका यही एक इससे जो एविडेंस है हमारा बन जाता है कि माइंड और बिहेवियर में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, माइंड और बॉडी का कुछ ना कुछ तो लिंक है। और मेंटल इमेजरी का भी हम यूज़ करते हैं, जो कि मेंटल इमेजरीज क्या होती हैं, इमेजेस जनरेटेड बाय अ पर्सन इन हर हिज माइंड। तो जो एक पर्टिकुलर पर्सन अपने माइंड में इमेजेस जनरेट करता है, उसके थ्रू भी हम फोबियाज़ को क्योर करते हैं। फोबियाज़ जो हमारे इरेशनल फियर्स होते हैं ना, जैसे किसी को किसी एनिमल का फियर होता है, बिना किसी रीज़न का फियर, उसको फोबिया कहते हैं। तो फोबियाज़ को क्योर करने के लिए मेंटल इमेजरी का हमने यूज़ किया है। और एक नया
सब्जेक्ट भी इसी वजह से बना है, जिसको हम बोलते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ये नया सब्जेक्ट इसी वजह से फॉर्म हुआ है, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे हमारा माइंड हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्या रोल प्ले करता है हमारा माइंड हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी भी एक नया सब्जेक्ट फॉर्म हुआ है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। तो ये एक काफ़ी इजी सा टॉपिक है और इसमें यही बताया जाएगा कि बहुत सारे ऐसे कॉमन सेंस वाले नोशंस बने, कॉमन सेंस वाले ओपिनियंस फॉर्म हुए हैं साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी ये है, साइकोलॉजी वो है, जो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जिनको हम कहते हैं वो आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। तो हम रोज़ ही साइकोलॉजिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं ये बताने के लिए कि क्यों इस पर्टिकुलर पर्सन ने ऐसे बिहेव किया, उसने वैसे क्यों बिहेव किया, और हमारी अपनी कोई ना कोई थ्योरी भी होती है ह्यूमन बिहेवियर की कि लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, लोग वैसे क्यों बिहेव करते हैं। और बहुत सारी जो थ्योरीज है ना ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, दे आर बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, ठीक है, जो अगर हम जिनको साइंटिफिकली स्टडी करें तो वो शायद सच ना हो। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपकी कोई ना कोई थ्योरी होगी ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, लेकिन अगर हम उन्हें साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करें तो शायद वो सच ना निकले। सच निकल भी सकती हैं लेकिन शायद वो सच ना निकले। और आपको पता चलेगा जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे और डीप में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे हमारे कॉमन सेंस वाले जो ओपिनियंस होते हैं वो बहुत कम चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, बहुत बार वो गलत होते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हिंडसाइट बायस। हिंडसाइट बायस, यहाँ पे टर्म पूरा नहीं लिखा है, बट इस कॉमन सेंस को हम बोलते हैं हिंडसाइट बायस। तो साइकोलॉजी में बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कॉमन सेंस के अगेंस्ट जाती हैं, जो हमें लगता है कि ये चीज़ होगी, कॉमन सेंस है, बट वो बहुत बार अलग जाती हैं, उससे अगेंस्ट जाती हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। तो साइकोलॉजी एक एज अ साइंस ऐसे पैटर्न्स को देखती है जिसमें हम बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और सिर्फ उनको ऐसे ही एक्सप्लेन ना करें, हम प्रिडिक्ट कर पाएँ, हम बिहेवियर के होने के बाद उसे एक्सप्लेन ना करें, हम उसे प्रिडिक्ट भी कर पाएँ। तो जो साइंटिफिक नॉलेज है जो कि साइकोलॉजी जनरेट करती है वो बहुत बार कॉमन सेंस के अगेंस्ट जाती है, जैसा मैंने बताया, रन्स अगेंस्ट द कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस क्या क्या होती हैं, हमारे पास बहुत कॉमन सेंस के नोशंस हैं हमारे आसपास, जैसे कि जो विमेन है दे आर बैड ड्राइवर्स, वो बहुत सारे कार एक्सीडेंट्स करती हैं, लेकिन इसको बहुत सारी स्टडीज़ ने डिसप्रूव किया है। इसको बहुत सारी स्टडीज़ ने बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कार एक्सीडेंट्स कोई भी जेंडर कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो विमेन ही करें, ऐसा नहीं है। तो ये भी हमारे कॉमन सेंस नोशन है। तो आपको लगता होगा कि विमेन दे आर बैड ड्राइवर्स, लेकिन ऐसा कैसे हुआ, ये भी एक कॉमन सेंस चीज़ है ना, ये भी एक कॉमन सेंस का नोशन है। लेकिन साइकोलॉजी में बहुत सारी, जैसे मैंने बताया कि साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉमन सेंस के अगेंस्ट आती हैं। तो एक कॉमन सेंस नोशन यहाँ पे रिजेक्ट किया गया कि कॉमन सेंस जो हमारी है कि विमेन आर बैड ड्राइवर्स, वो यहाँ पे रिजेक्ट कर दी गई। तो जब आप इस साइकोलॉजी नाम के इस डिसिप्लिन को और ज़्यादा पढ़ोगे तो आपका बिलीफ, आपके अंडरस्टैंडिंग जो है ह्यूमन बिहेवियर को लेके, वो स्टडी ह्यूमन बिहेवियर को लेके वो चेंज हो जाएंगे। और आप ये भी देखोगे कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो तांत्रिक्स, एस्ट्रोलॉजर्स और पाम रीडर्स, इन सब से डिफरेंट होते हैं। ये ऐसे नहीं होते, साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट लोग होते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स, तांत्रिक्स, ये सब डिफरेंट लोग होते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो है वो सिस्टमैटिकली किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, सिस्टमैटिकली प्रोपोजिशंस देते हैं जो कि डेटा पे बेस्ड होती हैं, और उसी के बेसिस पे वो प्रिंसिपल्स को डेवलप करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में और बाकी के जितने भी साइकोलॉजिकल फिनोमेना हैं उनके बारे में। तो इसीलिए साइकोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, तांत्रिक्स, इन सब से डिफरेंट है, क्योंकि वो सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली चलते हैं और किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्टिवली समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। आई होप इट वॉज क्लियर टू यू, एंड आई वुड बी कवरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप इसको पढ़िए, इसको रिवाइज़ कीजिए, अपने खुद के एग्जाम्पल्स फॉर्म कीजिए, क्योंकि जब हम खुद के एग्जाम्पल्स फॉर्म करते हैं तो हमें इस एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर्म होती है। और आप अपनी क्वेरीज़ कमेंट कर सकते हैं और हम ट्राई करेंगे उनको रिवर्ट बैक करने की। और आप लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल एड्यू कनेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए।